राधे राधे। तो आज आपकी क्लास रहेगी वर्णमाला। वर्णमाला में व्यंजन स्वर करा दिए थे, व्यंजन रह गए हैं आपके, तो व्यंजन आज करेंगे वर्णमाला। इसमें हम करेंगे आज व्यंजन। क्या करेंगे? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या हमने आपको कितनी बताई थी? 33। व्यंजनों की संख्या 33। और कुल व्यंजनों की, पूरी वर्णमाला की बात करेंगे, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 39 है। कुल व्यंजनों की बात करेगा तो 39। केवल वो ये कहेगा व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में, तो 33। या मुख्यतः व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। ठीक है। तो स्वर में एक हमारा वो रह गया था, व्यंजन से पहले एक स्वर कराया था। स्वर में रह गए थे हमारे दो, अयोग वाह, छोटी अंग और बड़ी अंग। अयोग वाह, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये दोनों रह गए थे, इसको ध्यान रखेंगे। छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोग वाह कहते हैं। यदि ये अलग अलग आए दोनों, वो पूछ ले अंग को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नासिक्य। और इसको विसर्ग, आह की ध्वनि देता ही ये विसर्ग में आ जाता है, और ये अंगी में, ध्वनि में आ जाता है। तो व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन हमारे कितने हैं? 33। व्यंजनों को भी बांटा गया है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। ये वो है का से माँ तक, का से माँ तक के व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4। ये होते हैं हमारे य, र, ल और व। इनकी संख्या 4। इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। ये होते हैं हमारे श, स, स और ह। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। 25 और 4 29, 29 4 33। ये तो मुख्य हमारे व्यंजन हो गए। इसके बाद भी चलते हैं, इसके बाद चलते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। ये होते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञान और श्रम। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त होते हैं ये, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन होते हैं। आगे बताएंगे किस किस से मिलकर बने हैं ये। इसके बाद आते हैं हमारे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन या कहें द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। ये होते हैं हमारे डड़ा और डणा, इनकी संख्या 2। 33, 33 और 4 कितने हो गए? 33 4 37, 37 और 2 39। इस तरह से हुए ये कुल व्यंजन 39। इसके बाद हमारे स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। इनको 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 5 में। कौन कौन से? क, च, ट, त, प वर्ग। कौन से? कचट, तप। इनको मिला के आप बोलेंगे तो बोल जाएगा आपको एक साथ कचट, तप व्यंजन। ये 5 वर्ग हैं। ठीक है। अब इनके वर्गों को विभाजित करेंगे तो देखिए, का वर्ग,
5 वर्गों में करना है आपको। 4 हो गए, ये 5। दो, तीन। ठीक है, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इसके प्रतीक के 5 हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ङ। ये आपको पता है मैं क्यों लगा रहा हूं हलंत, इसे कहते हैं हलंत। हलंत का मतलब है इसमें स्वर नहीं है। त, थ, द, ध, न। ये हलंत लग रहा है, इसका मतलब व्यंजन में स्वर नहीं है। और बिना स्वर के व्यंजन क्या है, आधा है। व्यंजन क्या है, आधा। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, ना कि स्वर व्यंजनों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, प, फ, ब, भ और म। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। पूछ लेता है कि व्यंजन किस पर आश्रित होते हैं, कि ये स्वर और व्यंजन दे दिए, बताइए इनमें से कौन सा आश्रित वर्ड है। तो स्वर कभी आश्रित नहीं होते, स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब देखिए का से मा तक के व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, 5 हुए, प्रत्येक में 25 हो गए। अब इनको ध्वनिया के आधार पर भी बांटा गया है कि इनकी ध्वनिया कहां से आएंगी, कैसे आती हैं, इनकी ध्वनिया कैसे आती हैं। तो देखिए इसकी आती है कंठ से। जब इन हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि हमारी आएगी कंठ से। इसकी आती है तालु से, इसकी मूर्धा से, इसकी दंत और इसकी ओष्ठ से। ये पूरे यहां तक जो आएंगे इसकी ओष्ठ से आएगी। अब देखिए कंठ से कैसे आएगी, उच्चारण करिएगा आप। क, जो जीव है हमारी कंठ को स्पर्श करके निकलेगी। अब जो ध्वनि जो निकलेगी वो कंठ से निकलेगी। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ये आ रही है हमारी तालु से। तालु क्या होता है, गले के ऊपर जो लटका होता है उसे कहते हैं तरवा। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा में क्या है, हमारी दांतों के ऊपर वाली छत को हम कहते हैं मूर्धा। तो जीव हमारी इस तरह से जाएगी और इस तरह से वापस मारेगी, जैसे ट, ठ, ड, ड, ण। तब तक हमारे दांतों को जीभ स्पर्श नहीं करेगी, दांत आपस में नहीं मिलेंगे, हम तब तक ता से ना तक के व्यंजनों को नहीं बोल सकते। जैसे दांतों के बीच में आप उंगली दीजिए, आपको प्रेशर पड़ेगा उंगली के ऊपर। त, थ, द, ध, न। ऐसे ही होठ, जब तक ओष्ठ, जब तक हमारे होठ नहीं मिलेंगे हम इनको उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे प, एक होठ पकड़ के देखिए, नहीं बोल पाएंगे आप। प, थ, ब, भ, म। ठीक है, इसके अलावा स्वरों की भी तो ध्वनियां होती होंगी। जब व्यंजनों की ध्वनियां होती हैं तो स्वरों की भी होती होंगी। तो स्वरों की भी ध्वनियां होती हैं। देखिए अ, उच्चारण करके देखिए, छोटा अ, आ, ह और अह। ये हमारी कहां से आती हैं ध्वनियां, कंठ से आती हैं। ठीक है, और ई, ई तालू से आ रही है ना, ई, ई, य, श। इनकी ध्वनियां कहां से आ रही है, तालु से आ रही है। अब देखिए मूर्धा से जो आएगी ध्वनियां, जीव हमारी इस तरह से वापस मारेगी। अब देखिएगा कौन कौन सी आ रही है। रे, जीव जा रही है ना ऊपर, रे, ऋषि, र, श, पेट चीरा सा, श। जीव जाती है ऊपर के लिए, फिर वापस आती है। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा दंत, दंत से क्या आएगा, ल, ल आ रहा है ना, ल, स, तब तक दांत नहीं मिलेंगे, तब तक इनके उच्चारण नहीं होंगे। ओष्ठ से, ओष्ठ से देखिएगा ऊ, ऊ, ठीक है, आगे ई आ गई, ऊ आ गई, री आ गई। अब हमारे रह गए क्या, ए, ओ, यही तो रह गए। अब इनकी ध्वनियां कहां से आएंगी, ये हमने स्वरों में बताए थे, ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मिलकर बने होते हैं, एक किससे मिलकर बनी है, एक किससे मिलकर बनी है, आस के साथ ई आने से ए बनी है, कोई सी भी आए, ठीक है ना। तो आ किस में आ रहा है, हमारा कंठ में आ रहा है, तो ये हो गया कंठ, प्लस ई किस में आ रही है, तालु में आ रही है, तो ये हो गया तालु। क्या हो गया, कंठ तालु, दोनों को मिला दो तो इसकी ध्वनि क्या हो गई, कंठ तालु हो गई ना, कंठ तालु से हो गई। अब ऐसे ये है संयुक्त स्वर, तो इसमें क्या मिलता है, आगे साथ क्या आ रहा है, कोई सा भी ऊ हो सकता है, तो क्या बनना है हमारा, ओ, ऊ बनने से। तो आ किस में आ रहा है हमारा, कंठ में, और ऊ किस में आ रहा है, ओष्ठ में, तो कंठ और ओष्ठ, ऊ आ रहा है हमारा, ओष्ठ से क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया ना, कंठोष्ठ हो गया ना, तो इसको कर दो, ये क्या है, कंठोष्ठ हुआ ना। ये हमारी ध्वनियां हो गई, ए की कंठतालु और ओ की कंठोष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, आगे जब चलेंगे तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वो ध्वनियां हम आपको यही समझाएंगे, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है किताब में, ये पढ़ा होगा कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। तो बात वही है, पर यहां हमें समझना है, इसी पे समझना है। पहला जो होता है अल्प प्राण होता है, ये पूरी लाइन जो होगी अल्प प्राण की होगी, ये होगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, ये जो होंगे अल्प प्राण में आएंगे, पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा, पांचवा अल्प। अल्प से स्टार्ट होगा, अल्प पर जाके खत्म होगा, ठीक है। अल्प होता क्या है, अल्प प्राण होता क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय, कम सांस, कम ताकत का प्रयोग करना पड़े, वो होते हैं अल्प प्राण। जिन्हें अल्प प्राण, जिन महाप्राण सॉरी, जिनके उच्चारण में हमें अल्प प्राण से दूना समय, दूनी ताकत, दूनी सांस का प्रयोग करना पड़े, मतलब कह सकते हैं अल्प प्राण में कम समय का प्रयोग, कम ताकत का प्रयोग, महाप्राण में अधिक समय का प्रयोग, अधिक ताकत का प्रयोग करना पड़े, वह महाप्राण। जैसे उच्चारण करेंगे क, कोई प्रेशर नहीं है आपके शरीर से, कम समय में बोल दिया, आप खा बोल के देखिएगा खुद, ख, शरीर से प्रेशर लगा, सांस भी ज्यादा लगी, हवा भी बाहर ज्यादा निकली। ऐसे ग, घ, अंग, च, छ, बोलने में भी प्रेशर आएगा, आप बोल के उच्चारण करके देखेंगे तो यही होता है। जब प्रेशर आएगा तो वो महाप्राण में जाएगा, और जब नॉर्मली हम बोल उच्चारण कर लेंगे वो अल्प प्राण में होगा। इसके बाद आता है हमारा अघोष और सघोष। तो वर्ग का पहला और दूसरा अघोष क्या होता है, अघोष, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये होता है हमारा घोष या सघोष, घोष या सघोष। अब ये घोष और अघोष में क्या अंतर, पहला और दूसरा पूरी लाइन, पांच और पांच 10, ठीक है। ये अघोष, हिंदी में किसी भी सार्थक शब्द के आगे आ लगने से नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक हो जाता है। जिनके उच्चारण में हमें शरीर से घर्षण बल ना करना पड़े वो होता है अघोष, और जिनके उच्चारण में हमें अपने शरीर से घर्षण बल
जीव से घर्षण बल करना पड़े, वो होता हमारा घोष या सघोष। ठीक है, अब उच्चारण करके देखिए, इन दोनों का उच्चारण करिए सबका, और फिर इन तीनों का उच्चारण करिए। क ख ग घ, वो सॉरी क ख च छ ट ठ त थ प फ। आप प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, जीभ हमारी कहीं अगड़ेगी नहीं, रगड़ेगी नहीं। ऐसे इसको करिएगा, शरीर से देखिए एकदम प्रेशर आएगा। ग घ ज झ, इसकी अपेक्षा इनमें हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है, जीभ हमारी रगड़ा ले रही है, टेढ़ी सी पड़ रही है, वो हमारे घोष वर्ड होते हैं। किताबी भाषा में कहें तो जहां स्वर झंकृत, स्वर की तंत्रिका झंकृत नहीं होती, जागृत नहीं होती, वहां अघोष है, और जहां स्वर की तंत्रिका झंकराती है, झनकती है, वहां सघोष है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। ये हुए, इसमें देखिएगा आपने नोटिस किया हो तो वाह नहीं आया है। क्या नहीं आया है? वाह। ये स्पेशल ध्वनि में जाता है वाह, ये होता है हमारा दंतोष्ठ में, ध्यान रखेंगे इसको। दंत तोष्ठ, किसमें? दंतोष्ठ में। अब इसके अलावा अभी हमने बात करी थी अल्प प्राण की और महाप्राण की, अब अल्प प्राण महाप्राण में और कौन कौन आता है? ठीक है, अल्प प्राण में देखिए, हमने अभी बताया था जिनके जिन स्वर, जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय या कम सांस, श्वास, ठीक है, कम ताकत का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे अल्प प्राण में? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। कौन कौन से? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और इसके अलावा भी तो आएंगे कुछ, बताइए कौन कौन से आएंगे, बताइए। अंतस्थ व्यंजन या अलावा और सभी स्वर। वेरी गुड। क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, और कौन से आएंगे? और हमारे आएंगे सभी स्वर। कौन कौन से? और हमारे क्या आएंगे? सभी स्वर होंगे। ठीक है, ये हमारे होंगे अल्प प्राण में। किसमें? अल्प प्राण में। अब इसके अलावा महाप्राण में बात करें, महाप्राण में क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय, अधिक ताकत का प्रयोग हो। ठीक है, अब कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, चौथा वर्ड। और क्या आएगा? तीनों वो सॉरी चार, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह, ये हमारे चारों आएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद बात रह गई थी हमारी कौन सी? अघोष और सघोष। अघोष और सघोष देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं, चलो। अघोष, जिन
वर्णों के उच्चारण में घर्षण बल का प्रयोग हो। क्या हो? जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण बल का प्रयोग हो वो होता है हमारा, सॉरी, घर्षण बल का प्रयोग घर्षण बल का प्रयोग न हो, न हो, घर्षण बल का प्रयोग ना हो। अब कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, और श, तीनों स, ये होंगे। और सघोष में क्या होगा? सघोष जिन, सघोष में होगा जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण बल का प्रयोग हो, जीव से हमारा घर्षण बल हो, वो होंगे हमारे कौन कौन से? ये हटा दें, कौन कौन से होंगे? तो हमारे होंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर, और क्या होंगे? य, र, ल, व, ह, ये हमारे क्या होंगे? सभी सघोष होंगे या घोष होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे, हमने बताया था आपको संयुक्त स्वरों की, इसकी भी और बात कर लेते हैं, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो संयुक्त स्वर, संयुक्त, इधर करते हैं, जगह नहीं है वहां तो, यहाँ संयुक्त व्यंजन, ये होता है हमारा श, ये जो मिलकर बना होता है का और शा से मिलकर बना होता है। त्र, ये ता और रा से, त्र होता है, ये कश होता है, ये होता है ज्ञा, ज्ञा बोलते हैं इसको, ये होता है ज्या, ज्या और यहां से मिलकर बना होता है। और ये होता है श्रव, सीटी वाले शा से और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये पॉइंट है आपके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ला को पार्श्विक कहते हैं, ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक। और रा को कहते हैं प्रकंपित या लुंठित। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित, ये तीनों पॉइंट आपके हैं। एक है हा, चौथा पॉइंट, हा को काकल्य, क्या कहते हैं? काकल्य, हा को काकल्य भी कहते हैं। धन्यवाद।
आप इसको एक बार दोहराएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।